वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय का बिग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की प्रथम विधि, जिसे हम उत्पत्ति विधि या मूल्यवृद्धि विधि के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आप लोगों को काफी परेशानी होती है कि कैलकुलेशन कैसे होती है, उदाहरणों को कैसे समझे। बुक्स में डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया होता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं सब समस्याओं का समाधान इस वीडियो में लाया हूं। मैं आपको लगभग 7 उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने वाला हूं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया जाता है राष्ट्रीय आय का, और इस विधि के द्वारा कैसे सॉल्यूशन होगा ये कंप्लीटली डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आ जाइए देखते हैं इस वीडियो को। टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय मापन की प्रथम विधि, मूल्यवृद्धि विधि। आइए देखते हैं इस न्यू सीरीज संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां होती हैं, मूल्यवृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। इस वीडियो में हम पहली विधि मूल्यवृद्धि विधि के बारे में जानेंगे। मूल्यवृद्धि विधि का अर्थ सबसे पहले इसे देखते हैं। इसे किस किस नामों से जाना जाता है? मूल्यवृद्धि विधि को उत्पाद विधि, शुद्ध उत्पाद विधि, औद्योगिक उद्गम विधि, इंग्लिश में इसे वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड आदि नामों से जाना जाता है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप ये 4 वीडियो हैं मेरे कंप्लीटली आप देख सकते हैं। प्रथम विधि, द्वितीय विधि, तृतीय विधि और फिर सार्वजनिक आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, और ये वीडियो भी हैं अवेलेबल आपके लिए, आप इन्हें भी देख सकते हैं राष्ट्रीय आय को समझने के लिए। अब देखते हैं क्या है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का माना जाता है, उसमें राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन होता है। घरेलू सीमा का मतलब है घरेलू अर्थव्यवस्था में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे। प्रत्येक उत्पादक उद्यम, उद्यम मतलब कोई क्षेत्र हो, कोई कंपनी हो, कोई उत्पादक हो, तो उसे हम उद्यम कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र होते हैं और उत्पादक उद्यम होते हैं, उनके द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के उत्पादकों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर राष्ट्रीय आय का मापन भी किया जाता है। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में क्या क्या मूल्य वृद्धि हुई है, अगर हम उनसे जोड़ लें तो हमारी जो मूल्य वृद्धि के द्वारा हम जीडीपी एमपी निकालेंगे, आगे चल के मैं बात करूंगा, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। उत्पादन की प्रत्येक प्रक्रिया पर कीमतों में होने वाली वृद्धि को ही मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो मूल्य वृद्धि सिंपल से क्या हुई कि उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती है अलग अलग लेवल पे, तो उन अलग अलग लेवल पर जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको अगर जोड़ लें तो हम कुल मूल्य वृद्धि को निकाल पाएंगे। आगे मैं उदाहरण की सहायता से, विभिन्न उदाहरणों और क्वेश्चंस की सहायता से आपको समझाऊंगा कि ये मूल्य वृद्धि कैसे स्टेप बाय स्टेप निकाली जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में क्या क्या शामिल हो सकता है, उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दोहरी गणना देखते हैं। डबल काउंटिंग क्या होती है? यदि राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं के साथ साथ मध्यवर्ती वस्तुओं का भी मूल्य शामिल कर लिया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 50 रुपए का आटा था, ठीक है, और उस 50 रुपए के आटे से ब्रेड बना दी गई, जो ब्रेड बिकी 60 रुपए की, ठीक है, और हमने इन दोनों का मूल्य लगा लिया 110 रुपए और हमने कहा कि राष्ट्रीय आय 110 रुपए हो गई, तो ये डबल काउंटिंग का मैटर हो गया। ये क्या हो गई? दोहरी गणना। क्यों? क्योंकि इस 60 रुपए में ये 50 रुपए भी तो शामिल है, लेकिन हमने क्या किया? हमने गलती से क्या किया? ये जो मध्यवर्ती वस्तु थी उसका भी मूल्य शामिल कर लिया और ये जो अंतिम वस्तु बनी इसका भी मूल्य शामिल कर लिया। यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तु के साथ साथ मध्यवर्ती वस्तु का भी मूल्य गलती से शामिल कर लेते हैं तो इसे ही राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद विधि तथा मूल्य वृद्धि विधि के तहत राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो दोहरी गणना से जो समस्या है उससे बचने के दो उपाय कौन कौन से हैं? अंतिम उत्पाद विधि और दूसरी कौन सी है? मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि क्या होती है? अंतिम उत्पाद विधि के अंतर्गत उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा दिया जाता है। अंतिम उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं कि जो अंतिम वस्तु का मूल्य है, जैसे यहां ब्रेड थी 60 रुपए और आटा कितने का था? 50 रुपए। तो 60 में से 50 गए तो बराबर कितने होते हैं? 10। तो अंतिम उत्पाद विधि के अंतर्गत तो हम क्या करते हैं? उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा देते हैं। कुल उत्पादन का मूल्य कितना हुआ है अर्थव्यवस्था में, ये मैंने सैंपल दिया है केवल। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य कितना है माइनस मध्यवर्ती उपभोग कितना हुआ, उसी को हम सकल मूल्य वृद्धि के रूप में जानते हैं। ठीक है। जबकि मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में मतलब कि मान लीजिए गेहूं था, आगे मैं और उदाहरण से समझाऊंगा। गेहूं था मान लीजिए 30 रुपए का, उससे आटा बनाया वो हो गया 50 रुपए का, और उससे ब्रेड बनाई वो हो गई मान लीजिए 60 रुपए की। तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 30 से 50 हुई, यहां 20 रुपए, और यहां 50 से 60 कितनी हुई? तो 10 रुपए। तो 20 और 10 30, इस प्रकार से मूल्य वृद्धि जोड़ी जाती है। आगे हम एक उदाहरण की सहायता से इसे और अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं यहां एक किसान है, ये किसान है व्यक्ति। इस किसान ने 5 रुपए का मध्यवर्ती सामान लगाया, यानी कि खाद, पानी, बिजली, है ना, उर्वरक आदि का प्रयोग करके वो सब चीजें कितने रुपए में आई? 5 रुपए में। और उस 5 रुपए से उसने कितने गेहूं का प्रोडक्शन किया? 10 रुपए का गेहूं का प्रोडक्शन किया। 5 रुपए के सामान लगाकर इस किसान ने गेहूं कितने का उत्पादन किया? 10 रुपए के गेहूं का उत्पादन किया। अब इस 10 रुपए का गेहूं उसने किसको बेच दिया? पतंजलि कंपनी को। और पतंजलि कंपनी ने उस गेहूं को क्या बना दिया? गेहूं का आटा। और अपने नाम से उसे कितने में बेचने लगी पतंजलि कंपनी? 20 रुपए में। अब 20 रुपए ये था, फिर कोई ब्रेड बनाने वाला इस पतंजलि के कंपनी के आटे को ले गया और उसने ब्रेड बनाई। ये ब्रेड कितने की हो गई? 30 रुपए की। 30 रुपए की हो गई ना। और उस 30 रुपए की ब्रेड को उसने किसको बेचा? इस ब्रेड बनाने वाले ने, बेकरी वाले ने किसको बेचा? इस शेफ को। इस शेफ को बेचा तो उसने क्या कर दिया? ये ब्रेड पकौड़ा बना दिया और 40 रुपए में किसको बेच दिया? इसको। ठीक है। अब इस आदमी ने, जो कि शॉपकीपर है, उसने ये ब्रेड पकौड़ा किसको बेचा? इस उपभोक्ता को। कितने में? 50 रुपए। अब आप देखिए अंतिम वस्तु क्या है? ये ब्रेड पकौड़ा। तो ये सब क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया में काम आकर मूल्य वृद्धि होकर समाप्त हो गई है। और अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास कौन सी वस्तु पहुंची है? ये ब्रेड पकौड़ा। तो ये 50 रुपए की। तो मूल्य वृद्धि क्या हुई? देखिए 5 से 10 रुपए, तो यहां 5 रुपए की, तो ये मूल्य वृद्धि हो गई। देखिए इन दोनों के बीच में कितने की मूल्य वृद्धि हुई? 5 की। फिर 10 से 20 के बीच में कितने की मूल्य वृद्धि हुई? 10 रुपए की। 20 से 30 के बीच में कितने की मूल्य वृद्धि हुई? फिर 10 रुपए की। और 10 से 40 के बीच में कितने की मूल्य वृद्धि हुई? ये देखिए 30 से 40 में ये 30 रुपए की थी ब्रेड, और 40 रुपए का ब्रेड पकौड़ा बना, तो 10 रुपए की मूल्य वृद्धि। फिर ये यहां से यहां तक में कितनी वृद्धि हो गई? 40 से हो गई 50, तो ये फिर से 10 रुपए की हो गई। तो टोटल मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 5 45 रुपए की मूल्य वृद्धि हुई है। ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो मध्यवर्ती उत्पाद और यहां इस्तेमाल किए गए थे, यहां पे भी तो 5 रुपए की मूल्य वृद्धि हुई, तो 45 और 5 50 हो गए टोटल। देखिए मूल्य वृद्धि कितनी है? 5 रुपए, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50 रुपए की मूल्य वृद्धि हुई। तो कितनी आई सकल मूल्य वृद्धि? सकल मूल्य वृद्धि निकल के आई है, सकल मूल्य वृद्धि बराबर 50 रुपए। और आप देख सकते हैं यहां इस लेडी के पास जो ब्रेड पकौड़ा पहुंचा है वो कितनी कीमत का हुआ? 50 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, अदरवाइज आप ये राष्ट्रीय आय की कोई भी विधि नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है इस कारण थोड़ा वीडियो बड़ा बने, लेकिन आप घबराएं नहीं, आपको पूरा मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो बड़ा बनने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रोस, जी मतलब ग्रोस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसी प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, फिर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम डोमेस्टिक इनकम या घरेलू आय के नाम से भी जानते हैं। फिर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे ही नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय ये सारी की सारी राष्ट्रीय आय नहीं है, ध्यान दे, केवल ये 8वें नंबर की जो धारणा है राष्ट्रीय आय की, केवल इसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, और 6ठे नंबर की अवधारणा को घरेलू आय कहते हैं। ठीक है, आप इनके बारे में और आपको अधिक डिटेल जाननी हो तो इनकी परिभाषा कैसे बनाते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की परिभाषा बनाना सीखे। तो जैसा कि हमने कहा, जी बराबर हमने क्या माना है, ग्रोस सकल, एन फर्स्ट बराबर हमने क्या माना है, नेट शुद्ध। एन फर्स्ट का मतलब कि जैसे यहां एक एन ये हो गया, एक एन ये हो गया, तो पहला एन हमेशा, ध्यान रखना, पहला एन हमेशा क्या होगा, नेट शुद्ध, और दूसरे एन का मतलब क्या होगा हमेशा, एन सेकंड का मतलब क्या होगा हमेशा, नेशनल राष्ट्रीय। डी मतलब डोमेस्टिक होता है घरेलू, पी मतलब प्रोडक्ट होता है उत्पाद, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस बाजार कीमत, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट साधन लागत या कारक लागत। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने ये टर्मिनोलॉजीज देख लिए, ये जानना जरूरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख सूत्र। इससे पहले आपने विभिन्न किताबों में राष्ट्रीय आय के सूत्र का फ्लो देखा होगा, जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं। वो फ्लो चार्ट किसी काम का नहीं है आपका, मैं साफ कहूं आपको कंफ्यूज कर देगा। आप गलती से भी फ्लो चार्ट ना देखें, मैं केवल 3 सूत्र बता रहा हूं, आप इन 3 सूत्र से पूरा फ्लो चार्ट अपने आप खुद तैयार कर सकते हैं और जो चाहे राष्ट्रीय आय की अवधारणा निकाल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण 3 सूत्र हैं। पहला है, देखिए, बाजार कीमत क्या होती है, बाजार कीमत साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ही बाजार कीमत कहते हैं, यानी कि एमपी बराबर एफसी प्लस एनआईटी। मैंने पहले बताया, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट और एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बाजार कीमत निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें तो बाजार कीमत आ जाती है। ठीक है, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का क्या फॉर्मूला होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस अनुदान सब्सिडी। अर्थात शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने के लिए हमें अप्रत्यक्ष करों में से अनुदान घटाना होगा। ये इतने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भारत में चलते हैं, अलग अलग लेवल पे कई अप्रत्यक्ष करों को मर्ज कर दिया गया है अब, लेकिन ये इतने प्रकार के होते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जिस व्यक्ति पर लगाया जाए लेकिन वो उस टैक्स को न चुकाए, कोई और चुकाए, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई लेके आए नमकीन का पैकेट, तो नमकीन के पैकेट पे जो टैक्स लगा था, लगाया तो सरकार ने किस पे था, नमकीन बनाने वाले पर, लेकिन चुका कौन रहा है, नमकीन खाने वाला। तो लगाया किस पे, उत्पादक पे, चुकाया किसने, उपभोक्ता ने। तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र, सकल ग्रोस बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रोस बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि सकल अगर निकालनी हो राशि तो कोई भी सकल, अर्थशास्त्र का कोई भी सकल राशि हो, उसे निकालने का तरीका क्या है कि शुद्ध राशि में आप मूल्यह्रास जोड़ दें, आपके पास वो सकल राशि आ जाएगी। ठीक है, नंबर तीसरा, राष्ट्रीय बराबर घरेलू प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, अर्थात नेशनल बराबर डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका मतलब क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय आय निकालनी हो तो घरेलू आय में एनएफआईए जोड़ दे।
कोई भी नेशनल मतलब सेकंड वाला एन, हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट एन का मतलब तो नेट था, ठीक है, और सेकंड एन का मतलब क्या है, राष्ट्रीय। तो कोई भी राष्ट्रीय धारणा निकालनी हो तो घरेलू धारणा में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, NFIA। और NFIA क्या होती है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, NFIA बराबर विदेशों से साधन आय माइनस विदेशों को साधन आय। अर्थात विदेशों से जितनी भी कारक आय हुई है उसमें से अगर हम विदेशों को जो कारक या साधन आय दी है उसे घटा दें तो हमारे पास विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आ जाएगी। तो ध्यान दें, ये हमारे राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख सूत्र हैं। अगर ये सूत्र नहीं आए तो आपको कुछ भी नहीं आएगा राष्ट्रीय आय में। इसलिए ये 3 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप इसे समझ लें, ठीक है। मैं इनके बारे में छोटा सा डिटेल और दे देता हूं, ये क्या काम आते हैं, आगे और चर्चा करेंगे हम इसकी उदाहरण से। अभी जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहला सूत्र क्या था हमारा कि MP बराबर FC प्लस NIT होता है, ठीक है। और मान लीजिए हमको दिया हुआ है GDP MP दिया हुआ है और बोला, क्या बोला कि मान लीजिए GDP FC दिया हुआ है, सपोज कीजिए GDP FC दिया हुआ है और बोला कि आप GDP MP निकालिए, GDP MP निकालिए। तो GDP MP निकालने का सूत्र क्या बनेगा, ये दिया हुआ है ध्यान रखना, और निकालना क्या है, MP। तो सूत्र क्या बनेगा, GDP MP बराबर, तो देखिए क्या बनेगा, GDP FC दिया हुआ है, GDP FC। अब G है हमें कुछ नहीं करना, D है हमें कुछ नहीं करना, यहाँ P है हमें कुछ नहीं करना। तो करना क्या है, यहाँ MP है और यहाँ FC है। तो मैंने अभी भी बताया MP बराबर क्या होता है, FC प्लस NIT। तो आपको सिंपली प्लस करके NIT लिख देना है, ठीक है। इसको देखो और मैं डिटेल में आपको समझाता हूं, इसको डिटेल में देखते हैं हम। तो आप पाएंगे कि देखिए मैं पहला सूत्र लिखता हूं और उसको मैं डिटेल में चर्चा करता हूं कि G ग्रॉस बराबर होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस क्या होती है राशि, ग्रॉस होती है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक। तो ग्रॉस बराबर ये हो गया। तो आप देखिए मान लीजिए किसी ने हमको बोला कि आपके पास ये है, मान लीजिए NDP MP है और आप निकालिए, ये तो दी हुई है, ठीक है, और पूछा है आपसे कि आप निकालिए GDP MP निकालिए। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र क्या बनेगा, देखिए यहां G है और यहां N है और हम जानते हैं कि G बराबर क्या होगा, इसका सूत्र देखिए ये रहा ऊपर, अभी मैंने लिखा था ना, G बराबर N प्लस डेप। तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका, GDP MP बराबर NDP MP। तो देखिए D तो है P है P है, ठीक है, यहां MP है, यहां पे भी MP है। तो अंतर किस चीज का आ रहा है, अंतर केवल इस चीज का आ रहा है, यहां G है और यहां N है। और मैंने अभी बताया कि G बराबर क्या होता है, हीरा, G बराबर होता है N प्लस डेप, यानी कि ग्रोस क्या होता है, सकल बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, प्लस करके मूल्यह्रास यानी कि डेप। बस ये हमारा सूत्र तैयार हो गया। ये देखिए हमने GDP MP निकाल ली। और कोई कहे कि ये तो हमारा इसका सूत्र हो गया, ठीक है। अब अगर दूसरे सूत्र और अन्य सूत्रों की सहायता से देखें हम, मान लीजिए कोई कहे कि GDP आपको दी हुई है, GDP MP दी हुई है और आप तो डायरेक्ट ये निकालो, क्या ये तो दी हुई है, ये दिया हुआ है मान लीजिए, और डायरेक्ट पूछा है राष्ट्रीय आय निकालिए। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, NNP FC होता है। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा डायरेक्ट, तो देखिए नीचे आइए मैं यहां बताता हूं, NNP FC बराबर GDP MP दिया हुआ है आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एक अक्षर मिलाते जाओ। ये N है पहला अक्षर, यहां पे पहला अक्षर क्या है, G। तो हमने अभी पढ़ा था कि G बराबर होता है, G बराबर क्या होता है, G बराबर होता है N प्लस डेप, यानी कि शुद्ध सकल बराबर शुद्ध प्लस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा G माइनस डेप, ये हो जाएगा ना। इस सूत्र से हमने ये सूत्र बनाया है, ठीक। तो आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहां N है यहां G है। तो N बराबर G
एन बराबर जी माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने कर दिया। ठीक, तो ये हमारा हो गया ओके, हमने ये पहला कर लिया। अब यहां एन है, ये दूसरा एन है, इसका मतलब क्या होता है नेशनल। यहां क्या है डी डोमेस्टिक, तो यहां नेशनल है और यहां डोमेस्टिक है। तो हमने बताया था कि नेशनल बराबर होता है डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। यही बताया था हमने कि राष्ट्रीय अगर निकालना हो तो डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ते हैं। तो देखिए यहां क्या है, यहां देखिए एन है, तो एन बराबर डी प्लस एनएफआईए, ये हो गया तैयार। ठीक है, ये हो गया दूसरा वर्ड। अब यहां पी है, हाँ है, लेकिन यहां एफ सी है और यहां एमपी है। अब फिर एक चक्कर आ गया, तो इसके लिए भी एक सूत्र और देख लीजिए वाला कि एमपी बराबर अभी अभी हमने पढ़ा था कि एफ सी प्लस एनआईटी होता है, अर्थात बाजार कीमत, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ी सी इंग्लिश बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इंग्लिश जरूरी है, यहां पे आपको इंग्लिश से थोड़ा सा काम लेना होगा, फिर आप थोड़ा सा इसको हिंदी में और कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो बाजार कीमत क्या हुई, साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो हमें तो बाजार कीमत नहीं निकालनी, हमें तो क्या निकालनी है, ये देखो एफ सी निकालनी है हमें, किससे, एमपी से। तो हम इस सूत्र को उल्टा कर देते हैं कि एफ सी बराबर एमपी माइनस के एनआईटी। तो देखिए, तो आप ये हो जाएगा एफ सी बराबर एमपी ये माइनस एनआईटी। तो ये हो गया हमारा पूरा सूत्र तैयार। देखा आपने, तो एनएनपी एफसी निकालने का सूत्र क्या हुआ, जीडीपी एमपी माइनस डेप प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ऐसे ही आप इन मेन 3 सूत्रों का प्रयोग करके कोई भी अवधारणा अपनी निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी अभी बताई। इन 3 सूत्रों का आप प्रयोग करते हुए कोई भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मूल्य वृद्धि विधि जब आप प्रयोग करेंगे तो उससे सर्वप्रथम जीवीए एमपी प्राप्त होगी। जीवीए एमपी मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसे हम बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि भी कहते हैं और इसी को हम जीडीपी एमपी भी कहते हैं। अर्थात जीवीए एमपी बराबर और कुछ नहीं जीडीपी एमपी होता है। जीडीपी एमपी को ही मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत जीवीए एमपी कहा जाता है। तो मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि से सबसे पहले आपको क्या प्राप्त होगा, एक तरह से जीडीपी एमपी प्राप्त होगा। यहां कुछ और मैंने टर्मिनोलॉजी दी है, वो भी देख लें। वैल्यू एडेड, वी ए का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड। तो जहां जहां वैल्यू एडेड है वहां वहां उसका मतलब क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थात जहां जहां वी ए लिखा हुआ है उसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं, डीपी। जैसे जीवीएएमपी को हमने किस में बदल दिया, जीडीपी एमपी में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जीवीएएमपी बराबर जीडीपी एमपी। जीवीएएफसी को जीडीपी एफसी कहेंगे, एनवीएएफसी को एनडीपी एफसी कहेंगे और एनवीएएमपी को एनडीपी एमपी कहेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है मूल्य वृद्धि विधि के दौरान। अब हम आते हैं मूल्य वृद्धि विधि के सूत्र पर कि इसका गणना कैसे की जाए इसकी। तो देखिए, सबसे पहले जीडीपी एमपी का पहला जो सूत्र है वो ये है कि जीडीपी एमपी बराबर उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। अर्थात उत्पादन का कितना मूल्य है उसमें से यदि मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत को घटा दिया जाए तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाती है। इसी को उत्पाद का अंतिम मूल्य, ये क्या होता है इसे भी समझिए। उत्पाद का अंतिम मूल्य होता है उन बराबर कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन होता है, यानी कि कुल बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन के योग को ही उत्पाद का अंतिम मूल्य कहते हैं। ठीक है, और स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है ये देखना जरूरी है। स्टॉक में परिवर्तन होता है कि किसी वर्ष के अंत में कितना स्टॉक है माइनस वर्ष के प्रारंभ में कितना स्टॉक है। अर्थात अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक बराबर स्टॉक में परिवर्तन होता है। ये टर्मिनोलॉजीज आपको देखनी होंगी, इससे आप बच नहीं सकते। तो उत्पाद का अंतिम मूल्य का सूत्र फाइनल रूप से क्या हुआ, उत्पाद के मूल्य का अंतिम सूत्र हुआ घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस स्टॉक में परिवर्तन। क्योंकि कुल बिक्री का मतलब घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों होता है।
कुल बिक्री में घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों शामिल होता है, इसलिए उत्पाद का अंतिम मूल्य, इसका सूत्र क्या बनेगा? घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो हमारे पास जीडीपी एमपी का सूत्र क्या निकल के आया? जीडीपी एमपी बराबर उत्पाद का अंतिम मूल्य को हमने तोड़ा तो क्या बना? कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, फिर माइनस, ये माइनस मध्यवर्ती लागत, मध्यवर्ती लागत। ठीक है, और फिर इस कुल बिक्री को भी हमने तोड़ दिया तो हमारे पास सबसे बड़ा सूत्र आ जाता है, ये रहा, जीडीपी एमपी बराबर घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती लागत। ये हमारा जीडीपी एमपी का फाइनल सूत्र है। लेकिन कई बार अलग अलग टर्मिनोलॉजी न्यूमेरिकल्स में दे दी जाती है, इसलिए आपको ये सब ध्यान होना चाहिए कि उन उत्पाद का अंतिम मूल्य क्या होता है, घरेलू बिक्री निर्यात का जोड़ क्या होता है, स्टॉक में परिवर्तन जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जब आपको जीडीपी एमपी निकल जाए तब आपको क्या करना है? घरेलू आय कैसे निकालेंगे जीडीपी एमपी से निकलने के बाद? तो मैंने अभी बताया आपको कि देखिए क्या बताया था मैंने कि आपको घरेलू आय निकालनी हो तो घरेलू आय का सूत्र क्या होता है? एनडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी। ये तो निकल गई आपकी जीडीपी एमपी, तो कैसे निकल जाएगी आपकी? अभी हमने निकाल ली, मूल्य वृद्धि विधि से जीडीपी एमपी निकाल लेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे? इससे एनडीपी एफसी निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? यहां एन है, यहां जी है, तो हमने बताया था शुद्ध कैसे निकालते हैं? शुद्ध होता है ग्रोस में से मूल्यह्रास घटा दो, तो माइनस डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा, यहां डोमेस्टिक है, यहां डोमेस्टिक है, तो कुछ नहीं करना, छोड़ दो इसको, ये ऑलरेडी है, ये पी है, ये पी है, ये भी कुछ नहीं करना। अब यहां करना है, यहां एफसी है और यहां क्या है? एमपी है। तो एफसी बराबर क्या होता है? हम जानते हैं एफसी बराबर होता है एमपी माइनस का एनआईटी। तो बस यहां माइनस एनआईटी लिख दो, ये आपका सूत्र तैयार। इधर आइए, देखिए ये सूत्र तैयार हो गया आपका, ये वाला देखा, घरेलू आय बराबर एनडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस डेप माइनस के एनआईटी। ठीक है, ऐसे ही हम राष्ट्रीय आय का सूत्र निकाल लेंगे। राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी एफसी बराबर एनडीपी एफसी प्लस एनएफआई। ठीक, अब राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी से अगर हम डायरेक्ट जीडीपी एमपी से निकालना चाहें, यहां तो मैंने राष्ट्रीय आय किससे निकाल के दिखाई आपको? एनडीपीएफसी से, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं तो डायरेक्ट जीडीपी एमपी से राष्ट्रीय आय निकालूं, तो क्या क्या होगा उसका सूत्र? राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और प्लस का एनएफआई है। हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया, बस ये वाले सूत्र यहां रख दिए, जैसे माइनस डेप तो माइनस डेप, ये डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, माइनस एनआईटी माइनस का शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये लिख दिया, फिर प्लस का एनएफआई है तो प्लस का एनएफआई है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है जीडीपी से, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी निकालने की। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न आता है, निम्न तालिका से सकल मूल्य वृद्धि निकालिए। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किसी उदाहरण की सहायता से मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया को समझाइए। तो हम दोनों ही रूप में देख लेते हैं इसे। ये आपके पास प्रश्न दे रखा है, वस्तु बनाने वाला उद्यम, कि कौन इन वस्तुओं को बनाता है? किसान है, आटा मिल है, बेकरी है, दुकानदार है, ये वस्तु बनाने वाले उद्यम है। ये उत्पाद का मूल्य दिया हुआ है और ये मध्यवर्ती उपभोग दिया हुआ है और इससे मूल्य वृद्धि निकालने के लिए कहा है। अथवा हमें डायरेक्ट क्या कहेंगे कि किसी उदाहरण की सहायता से मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया समझाइए। तो आपको इस तरीके से मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया समझानी है। अब देखिए इस प्रश्न को, तो सबसे पहले वस्तु बनाने वाले उद्यम हमने ले लिया है इस साइड में, किसान, आटा मिल, बेकरी, दुकानदार, और फिर एंड में योग ले लिया है। यहां उत्पाद का मूल्य, यहां मध्यवर्ती उपभोग लिया है हमने, और यहां लिया है हमने सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि का जो हमारा सूत्र है वो क्या होता है? उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। यानी कि ये उत्पाद के मूल्य में से जब हम मध्यवर्ती उपभोग घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये सकल मूल्य वृद्धि, जीवीएमपी, जिसे हम जीडीपी एमपी भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले किसान ने, ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसान ने 200 रुपए के खाद, बीज, उर्वरक प्रयोग करके 600 रुपए का गेहूं बनाया। ठीक है,
किसान ने क्या किया, 200 रुपए के खाद बीज उर्वरकों का प्रयोग करके 600 रुपए का गेहूं उगा दिया। तो इसका मतलब ये 200 रुपए के जो खाद बीज उर्वरक खरीदे थे किसान ने, वो उसकी क्या हो गई, मध्यवर्ती लागत हो गई, मध्यवर्ती व्यय हो गया। तो इसलिए हमने इस 600 रुपए में से 200 रुपए घटाए, तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 400 रुपए। ठीक है। फिर इस 600 रुपए का गेहूं किसान ने किसको बेचा, आटा मिल को। कहा, ये देखिए, आप यहां देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि ये 600 रुपए का जो गेहूं था वो बेचा गया है आटा मिल को। ठीक है। तो आटा मिल ने 600 रुपए का ये गेहूं खरीदा और उस 600 रुपए के गेहूं को किस में बदल दिया है, 800 रुपए के आटे में। उस आटे को पीसने के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई है, गेहूं को पीसने के बाद 800 रुपए का आटा बन गया है। तो इसका मतलब आटा मिल ने कितने की मूल्य वृद्धि की, 800 रुपए में से 600 रुपए गए तो 200 रुपए। ठीक है। अब आटा मिल ने जो 800 रुपए का आटा बनाया है वो उसने किसको बेचा, वो बेचा है आटा मिल ने बेकरी वाले को। तो बेकरी वाले ने कितने में आटा खरीदा, आटा मिल से 800 रुपए में आटा खरीदा और उस 800 रुपए के आटे से क्या बना दिया, 1000 रुपए के बिस्किट। बेकरी वाले ने उस 800 रुपए के आटे से क्या बना दिया, 1000 रुपए के बिस्कुट। तो मूल्य वृद्धि कितनी की हुई, 1000 माइनस 800 बराबर 200 रुपए। ठीक है। अब ये बेकरी वाले ने जो बिस्किट बनाए, इस 1000 रुपए के बिस्किट को किसने खरीद लिया, दुकानदार ने। ठीक है। बेकरी जो थी, फैक्ट्री थी बेकरी की, जहां ये बिस्किट बनते थे, वहां से कौन खरीद लाया 1000 रुपए के बिस्किट, दुकानदार। और दुकानदार ने वो उपभोक्ता को कितने में बेचे, 1200 रुपए में। 1000 रुपए के खरीद के लाया बेकरी वाले से और उपभोक्ता को कितने में बेचे, 1200 रुपए में। तो मूल्य वृद्धि कितनी की दुकानदार ने, 1200 माइनस 1000 बराबर 200। ठीक है। तो इसका मतलब सकल मूल्य वृद्धि कितनी हो गई, देखिए 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 बराबर 1000। ये आ गई मूल्य वृद्धि। एक तो ये तरीका है, ये मूल्य वृद्धि विधि से डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया है कि कितनी निकली, जीडीपी एमपी बराबर 1000। ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, अब हम दूसरे तरीके में क्या कर रहे हैं कि ये उत्पाद का मूल्य जोड़ लिया हमने, 600 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1200 बराबर कितना हो गया, 3600। ये उत्पाद का अंतिम मूल्य है 3600 रुपए। ध्यान रखना, ये तो उत्पाद का मूल्य था, ये उत्पाद का अंतिम मूल्य है। ठीक है। और ये है मध्यवर्ती उपभोग 200 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 1000, 2600। अब इस 3600 में से हमने 2600 घटाए तो कितना आंसर निकल के आ गया, 1000। यानी कि इधर से देखोगे तब भी मूल्य वृद्धि 1000 आ रही है और इधर से देखोगे तब भी मूल्य वृद्धि 1000 आ रही है। आप नीचे वाले सूत्र की सहायता से भी देख सकते हैं, जीवीए एमपी बराबर जीडीपी एमपी बराबर उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। तो जीवीए एमपी बराबर 3600 माइनस 2600 बराबर 1000 रुपए उत्तर। तो इस तरीके से हम उदाहरण की सहायता से मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न 2। एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही फर्में हैं। ध्यान दें, एक अर्थव्यवस्था में कितनी फर्में हैं, केवल 2। और पूछा क्या है, निम्न सूचना के आधार पर गणना कीजिए। प्रश्न ए, फर्म ए और फर्म बी की मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर ब, सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर स, कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निकालते हैं प्रश्न ए का उत्तर। ये हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं प्रश्न में। ठीक है, इन आंकड़ों की सहायता से हम आंसर निकालेंगे। तो फर्म ए और फर्म बी की मूल्य वृद्धि निकालनी है। तो हमारा जीडीपी एमपी का मूल्य वृद्धि का सूत्र क्या होता है, जीडीपी एमपी बराबर कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती लागत। ये होता है हमारा सूत्र जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। अब यहां 2 फर्में हैं पूरी अर्थव्यवस्था में, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्म ए की मूल्य वृद्धि निकालेंगे और फिर फर्म बी की मूल्य वृद्धि निकालेंगे और फिर इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, कुल मूल्य वृद्धि निकालेंगे अर्थव्यवस्था की। ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे। तो फर्म ए की मूल्य वृद्धि का सूत्र क्या होगा, जीडीपी एमपी फॉर ए फर्म। ध्यान दीजिए, जीडीपी एमपी फॉर ए फर्म, इसका सूत्र क्या बनेगा,
फर्म ए की कुल बिक्री। देखिए इस सूत्र को मैं बस फर्म ए लगाता जा रहा हूं, ठीक है। फर्म ए की कुल बिक्री प्लस फर्म ए का स्टॉक में परिवर्तन माइनस फर्म ए की मध्यवर्ती लागत। तो देखा आपने मैंने क्या किया, इस सूत्र में बस फर्म ए लगाया है, ठीक है। बराबर फर्म ए द्वारा कितनी बिक्री हुई है। अब इसी सूत्र को मैं यहां से जो आंकड़े हैं उनसे लिख के दिखा रहा हूं। फर्म ए की कुल बिक्री, तो देखिए इस प्रश्न में कहा है फर्म ए द्वारा बिक्री, तो मैंने ये फर्म ए द्वारा बिक्री लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह आ गया। फिर बोला है फर्म ए का स्टॉक में परिवर्तन, तो कितना है फर्म ए का स्टॉक में परिवर्तन। तो फर्म ए का स्टॉक में परिवर्तन का सूत्र क्या होगा, फर्म ए का अंतिम स्टॉक माइनस फर्म ए का प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है। फिर कोष्टक बंद, फिर ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, फर्म ए की मध्यवर्ती लागत। फर्म ए की मध्यवर्ती लागत मतलब फर्म ए द्वारा फर्म बी से कितनी खरीदारी की गई है। तो देखिए फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीदारी, ठीक है। ये हमने सूत्र बना लिया। ये मैंने आपको स्लो बता रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप। आप जब इसे सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। आप ये स्टेप खा सकते हैं, ये वाली ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाली स्टेप तो आपको फिर भी लिखनी होगी, ठीक है। फिर है बराबर, तो फर्म ए द्वारा बिक्री कितनी की गई है, ये देखिए 100 रुपए की, तो मैंने ये 100 रुपए लिख दिया। फिर प्लस, ये प्लस का चिन्ह, फिर कोष्टक कोष्टक, फर्म ए का अंतिम स्टॉक कितना है, ये देखिए फर्म ए का अंतिम स्टॉक 20 रुपए, तो 20 रुपए मैंने लिख दिया। फिर ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, फर्म ए का प्रारंभिक स्टॉक कितना है, ये देखिए फर्म ए का प्रारंभिक स्टॉक 25 है, देखा 25, तो हमने यहाँ 25 लिख दिया है। फिर कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। फिर फर्म ए द्वारा फर्म बी से कितनी खरीदारी की गई थी, ये देखिए फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीदारी 40 रुपए की, तो ये 40 आ गई। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास उत्तर कितना आया, जीडीपी एमपी ऑफ ए फर्म 55 रुपए, यानी कि ए फर्म द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि 55 रुपए की है अर्थव्यवस्था में। अब फर्म बी की देख लेते हैं ऐसे ही, जीडीपी एमपी फॉर बी फर्म, फर्म बी की कुल बिक्री प्लस फर्म बी का स्टॉक में परिवर्तन माइनस फर्म बी की मध्यवर्ती लागत। सेम इसी तरह कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बराबर फर्म बी द्वारा बिक्री प्लस कोष्टक फर्म बी का अंतिम स्टॉक माइनस फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक कोष्टक बंद माइनस फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी। अब देखिए यहां तो थी फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीदारी, क्यों, फर्म ए की मध्यवर्ती लागत थी। अब फर्म बी की मध्यवर्ती लागत क्या होगी कि फर्म बी ने फर्म ए से क्या खरीदा है, वो उसकी मध्यवर्ती लागत होगी। ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। फर्म बी की मध्यवर्ती लागत मतलब फर्म बी ने प्रोडक्ट बनाने में फर्म ए से क्या खरीदा है, तो वही तो हुआ मध्यवर्ती लागत। इसलिए हमने यहां सूत्र में क्या लिखा है, फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी। तो अब सूत्र में वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो फर्म बी द्वारा बिक्री कितनी है, देखिए ये रही फर्म बी द्वारा बिक्री 200 रुपए, तो ये 200 लिख दिए मैंने। फिर प्लस का चिन्ह कोष्टक फर्म बी का अंतिम स्टॉक कितना है 35, ये देखिए फर्म बी का अंतिम स्टॉक 35, तो ये 35 आ गया। माइनस का चिन्ह फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक कितना है, देखिए ये रहा फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक 45, तो मैंने यहाँ 45 लिख दिए। कोष्टक बंद कर दिया है हमने, फिर माइनस का चिन्ह यहां से लगा दिया है। और अब पूछा है कि फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी कितनी हुई, तो देखिए फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी 60 रुपए। जब इसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आया, जीडीपी एमपी बी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद बी फर्म का कितना निकल के आया 130 रुपए। तो ये तो हो गया हमारा पहला आंसर कि फर्म ए द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि 55 रुपए है, फर्म बी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि 130 रुपए। अब हमें पूछा है कि ये तो हो गया ए आंसर, अब हम करेंगे बी आंसर सकल मूल्य वृद्धि। तो सकल मूल्य वृद्धि और कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था में ये दो ही फर्म है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे ना, इस 55 रुपए और 130 रुपए को, तो सीधा सा सकल मूल्य वृद्धि आ जाएगी पूरी अर्थव्यवस्था की। देखिए इसे आगे देखते हैं। तो देखिए प्रश्न बी का आंसर, बे का सकल मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वृद्धि बराबर फर्म ए की मूल्य वृद्धि प्लस फर्म बी की मूल्य वृद्धि। तो सूत्र हमारा क्या बना, अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वृद्धि जीडीपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी फर्म ए प्लस जीडीपी एमपी फर्म बी बराबर 55 प्लस 130 बराबर 185 रुपए उत्तर। तो ये हमारे प्रश्न बी का उत्तर आ गया है 185 रुपए। अब तीसरा प्रश्न है
कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि निकालिए। ध्यान दीजिए, ये तो बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि थी, क्योंकि एमपी मतलब मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि थी। यहां ये क्या पूछ रहा है, फैक्टर कॉस्ट पर, कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि पूछ रहा है। तो हमने शुरुआत में देखा था सूत्र कि एमपी बाजार कीमत का सूत्र क्या होता है, बाजार कीमत होती है, बाजार कीमत एमपी बराबर साधन लागत एफसी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें तो क्या निकालनी है, साधन लागत पर निकालनी है ना सकल मूल्य वृद्धि। तो साधन इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास बन गया है सिंपल सा फॉर्मूला। इस ऊपर वाले फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है एफसी बराबर एमपी माइनस का एनआईटी। अगर एमपी दिया हुआ हो तो उसमें से एनआईटी घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, एफसी। तो हम यही करने वाले हैं, साधन लागत बराबर बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक, तो जीडीपी एफसी, ये देखिए प्रश्न में क्या है, जी डी पी एफ सी। ठीक है, इसलिए हम जीडीपी एफ सी निकाल रहे हैं। जीडीपी एफ सी बराबर जीडीपी एमपी हमने पहले ही निकाल लिए, जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो जीडीपी एफ सी बराबर जीडीपी एमपी माइनस, ठीक है, ये कोष्टक लगाया मैंने। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, जो हमने पहले देखा था। तो मैंने इस सूत्र को और बड़ा कर लिया है, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। तो जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी का मूल्य कितना आया है, 185 रुपए। फिर माइनस का चिन्ह, तो मैंने ये माइनस का चिन्ह लगा दिया है। फिर कोष्टक कोष्टक। अब हमें अप्रत्यक्ष कर और अनुदान ढूंढना है अपनी टेबल में। तो देखते हैं टेबल में अप्रत्यक्ष कर और अनुदान कितना है। तो देखिए ये रहा, दोनों फर्मों द्वारा अप्रत्यक्ष करों का भुगतान कितना है, 30। लेकिन यहाँ क्या सब्सिडी भी दी हुई है, अनुदान नहीं दिया हुआ है, तो उसे हम क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वापिस से। देखिए, तो हमने अप्रत्यक्ष कर 30 लिख दिया है, माइनस का चिन्ह, अनुदान 0 हमने लिख दिया है, क्योंकि उसमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। इसलिए जो चीज नहीं दी हुई होगी राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में हम उसे 0 मान लेते हैं। फिर हमने ये कोष्टक बंद कर दिया है और अंत में हमारे पास आंसर कितना आ गया है, जीडीपीएफसी बराबर 155 रुपए उत्तर। तो कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि कितनी आई, 155 रुपए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो हमने तीनों आंसर निकाल लिए। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न सूचना के आधार पर बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए, निवल मूल्य वृद्धि की गणना करनी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मूल्य वृद्धि से हमेशा सबसे पहले क्या प्राप्त होती है, जीडीपी एमपी या जीवीएमपी। फिर उसके बाद हम आगे कुछ काम करते हैं। ठीक है, और प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है, प्रश्न ने पूछा है बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि, मतलब निवल मतलब नेट वैल्यू मूल्य, और वृद्धि मतलब एडेड, और किस पर, बाजार कीमत पर, इसलिए ये क्या बन गया, एमपी। तो एनवीए एमपी पूछा है और एनवीए एमपी को ही हम क्या कहेंगे, एनडीपी एमपी। एनवीए एमपी को ही हम क्या कहेंगे, एनडीपी एमपी, क्योंकि मैंने पहले बताया था वैल्यू एडेड को आप क्या बना दें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हमें निकालने क्या है, एनडीपी एमपी। अब देखिए ये प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है टेबल में। अब हम हमारा सूत्र प्रयोग करते हैं, जीडीपी एमपी बराबर कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती लागत। तो जीडीपी एमपी बराबर क्या बना, कुल बिक्री, ये रही बिक्री, बिक्री लिख दिया मैंने, स्टॉक में परिवर्तन कहाँ है, देखिए ये रहा, स्टॉक में निवल वृद्धि। तो मैंने स्टॉक में परिवर्तन को यहाँ किस नाम से लिखा हुआ है, स्टॉक में निवल वृद्धि। ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये मध्यवर्ती लागत कहाँ दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये रहा कच्चा माल। तो मैंने यहाँ कच्चा माल आपको लिख दिया है कि मध्यवर्ती लागत क्या है, कच्चा माल। आप ध्यान देना मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, वो मेरा टॉपिक देखना, उसमें और आपको क्लियर होगा ये चीजें। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो बिक्री कितनी है, देखिए 25 रुपए, 25 लाख रुपए। तो मैंने 25 लाख रुपए बिक्री लिख दी। स्टॉक में निवल वृद्धि कितनी दिखाई थी, -2। तो कोष्टक लगा के मैंने -2 लिखा है, ये प्लस का चिन्ह आ गया था यहाँ पे। फिर स्टॉक में निवल वृद्धि -2, फिर ये माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ लगाया। फिर कच्चा माल हमारे पास कितना है, 6 लाख रुपए, तो माइनस का 6 लाख रुपया हो गया। तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, जीडीपी एमपी 17 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारे पास जीडीपी एमपी आ गई।
फिर आगे हमको क्या निकालना है, आगे हमको निकालना है कई आगे वाली अप्रोच जो किस पे निकलेगी, एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी निकालनी है, ये जीडीपी एमपी निकली हुई है। तो एनडीपी एमपी और जीडीपी एमपी में किसका अंतर है, केवल यहां एन दिख रहा है और यहां जी दिख रहा है ना, तो इनके बीच में किसका अंतर होगा, मूल्यह्रास का। तो मूल्यह्रास तो हमको प्रश्न में दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा मूल्यह्रास। ठीक है, इसलिए मैंने यहां मूल्यह्रास का सूत्र यूज किया है। मूल्यह्रास का सूत्र होता है स्थिर परिसंपत्ति की लागत, कितने रुपए में स्थिर परिसंपत्ति को खरीदा था आपने, मशीनों को और इनको, माइनस परिसंपत्ति का अवशिष्ट मूल्य, अर्थात परिसंपत्ति जब फिनिश हो जाएगी तब उसे आप कितने में बेचोगे भविष्य में, बटा परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल वर्षों में, अर्थात वो परिसंपत्ति मशीन कितने सालों तक काम आएगी। तो देखिए मूल्यह्रास बराबर स्थिर परिसंपत्ति की लागत कितनी दी हुई है, देखिए ये रहा, 5 वर्ष के जीवन काल की स्थिर पूंजीगत वस्तु कितने में खरीदी, 15 लाख रुपए में, तो हमने ये 15 लाख लिख दिया यहाँ पे, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। परिसंपत्ति का अवशेष शेष मूल्य कितना है, यहाँ पे नहीं दे रखा है ये प्रश्न में, इसलिए हमने इसको 0 मान लिया है। फिर है परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल वर्षों में, कितने, 5 वर्ष तक चलेगी ये मशीन या पूंजीगत वस्तु जो हमने खरीदी है, तो हमने 5 लिख दिया है। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आया आंसर 3। ठीक है, 3 लाख रुपए आ गया है मूल्यह्रास के रूप में। ठीक, अब हम जानते हैं क्या, कि सकल बराबर होता है शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। जो हमने 3 सूत्र बताए थे ना, वो 3 सूत्र यही है, फिर से वही बात। जब सकल बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास होता है, अगर हमको क्या दे रखा है, G बराबर N1 प्लस डेप दे रखा है, तो N1 क्या हो जाएगा, N1 बराबर G माइनस डेप। ये गणित इतनी आनी चाहिए आपको, है ना। तो N1 का मतलब क्या है, नेट यानी कि शुद्ध। ठीक है, G का मतलब क्या है, ग्रॉस, और डेप का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये सूत्र बन गया है, N1 शुद्ध N1 बराबर सकल माइनस मूल्यह्रास। सकल में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो शुद्ध राशि आ जाती है। तो अब देखिए होना क्या है, होना ये है हमारे पास कि इधर हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, NDP MP निकालना है हमको, और हमने ज्ञात क्या कर लिया है, देखिए हमने क्या ज्ञात कर लिया है, GDP MP हमने निकाल ली थी। ठीक है, तो मैं सूत्र बनाता हूं GDP MP। अब देखिए यहां N है, ठीक है, और यहां G है, तो शुद्ध का सूत्र क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, शुद्ध बराबर सकल माइनस मूल्यह्रास। तो ये हमने मूल्यह्रास यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने मूल्यह्रास लिख दिया। ठीक, अब यहाँ D है, D है, ठीक है, यहाँ P है, P है, MP है, MP है, तो और कुछ नहीं करना। इसका मतलब है NDP MP का फॉर्मूला क्या बन गया है हमारा, NDP MP बराबर GDP MP माइनस मूल्यह्रास। तो GDP MP का मूल्य है 17 लाख रुपए, ये देखिए यहां से। ठीक है, माइनस मूल्यह्रास कितना आया, 3 लाख रुपए, तो 17 में से 3 लाख गए तो 14 लाख रुपए उत्तर आ गया है हमारा इस प्रश्न 3 का। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न सूचना के आधार पर बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है और सकल मूल्य वृद्धि पूछी है। सकल मूल्य वृद्धि मतलब GVA MP बराबर GDP MP हमसे पूछा है, हमसे प्रश्न में ये पूछा है। ठीक है, तो GDP MP का हमारा सूत्र लगा देते हैं हम जल्दी से, कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती लागत। अब कुल बिक्री, यहां ध्यान दीजिए घरेलू बिक्री दे रखी है और निर्यात दे रखा है, तो हमने पहले ही उस वक्त बताया था जब मूल्यवृद्धि विधि स्टार्ट की थी सूत्र में, तो कुल बिक्री क्या होती है, देश के अंदर कितनी बिक्री की, साथ में निर्यात की कितना किया गया दूसरे देशों को, वही तो बिक्री हुई। किसी प्रोड्यूसर की बिक्री क्या होगी कि देश में लोगों को कितना बेचा सामान और विदेशों को कितना बेचा, उसी को तो कुल बिक्री कहेंगे। इसलिए हमारा कुल बिक्री बराबर घरेलू बिक्री प्लस निर्यात होता है, फिर प्लस स्टॉक में परिवर्तन, फिर माइनस मध्यवर्ती लागत। तो GDP MP बराबर घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस स्टॉक में निवल परिवर्तन माइनस स्टॉक में परिवर्तन को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, स्टॉक में निवल परिवर्तन। ध्यान दें, स्टॉक में निवल परिवर्तन और स्टॉक में परिवर्तन दोनों एक ही चीज होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में परिवर्तन का अर्थ हमेशा स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन होता है, सकल परिवर्तन कभी भी नहीं होता है, ये चीज नोट कर लेना आप। ठीक है, हमेशा शुद्ध परिवर्तन। फिर है आगे
मध्यवर्ती लागत, यहां मध्यवर्ती लागत डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं। तो ये एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में एक बार काम आती है और समाप्त हो जाती है, इन्हीं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, तो आपको मेरा वो टॉपिक देखना पड़ेगा, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में क्या अंतर होता है, तब आपको ये चीजें और समझ में आएंगी। तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा आंसर कोई भी, आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि मध्यवर्ती लागत मतलब एकल उपयोग उत्पादक वस्तु। ठीक है, तो घरेलू बिक्री कितनी आई, 200 लाख रुपए। निर्यात कितना है, 10 लाख रुपए का, ये देखिए। फिर प्लस प्लस, फिर स्टॉक में निवल परिवर्तन कितना है, -10, तो ये -10 लिख दिया। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं कितने की हैं, 120 लाख रुपए की, तो 120 लाख रुपए लिख दिया। तो सकल मूल्य वृद्धि कितनी हुई है बाजार कीमत पर, 80 लाख रुपए। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। ये प्रश्न 4 हो गया है हमारा। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखिए। एक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित लेन देन हुए हैं, फर्म बी के उत्पादन का मूल्य तथा सकल मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। 2 प्रश्न पूछे गए कि फर्म बी का उत्पादन का मूल्य निकालना है और हमें सकल मूल्य वृद्धि भी निकालनी है। तो देखिए दिया क्या है इन्होंने प्रश्न में दिया हुआ है पहले पॉइंट में, ए फर्म ने फर्म बी को 80 करोड़ की, फर्म सी को 50 करोड़ की, फर्म परिवारों को 30 करोड़ रुपए की वस्तुएं बेची तथा 10 करोड़ मूल्य की वस्तुएं बिना बिकी रह गई। प्रश्न 2 में क्या लिखा है, फर्म बी ने फर्म सी को 70 करोड़ की, फर्म डी को 40 करोड़ की वस्तुएं बेची, 30 करोड़ मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा 5 करोड़ मूल्य की वस्तुएं सरकार को बेची। अब इन आंकड़ों के आधार पर हमें आंसर निकालना। तो सबसे पहले हमारा बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं जीवीएमपी बराबर ही जीडीपी एमपी होता है, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको। और उत्पाद का अंतिम मूल्य कैसे निकालते हैं, उत्पाद के अंतिम मूल्य का सूत्र होता है कि घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस स्टॉक में परिवर्तन, इसी को उत्पाद का अंतिम मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फर्म बी के उत्पाद का अंतिम मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने प्रश्न में पूछा है कि फर्म बी के उत्पाद का मूल्य निकालिए। तो फर्म बी के उत्पाद का अंतिम मूल्य क्या बनेगा, फर्म बी, अब हर जगह फर्म बी लगाते जाना, फर्म बी द्वारा, फर्म कितनी फर्म है यहाँ पे, ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है और डी फर्म है, 4 फर्म है ना, तो हम चारों यहां लिख रहे हैं। फर्म बी द्वारा फर्म ए को बिक्री प्लस फर्म बी द्वारा फर्म सी को बिक्री प्लस फर्म बी द्वारा फर्म डी को बिक्री। तो फर्म, सिंपल सी बात कि फर्म बी ने किस किस को बिक्री की है वो सब हम लिख रहे हैं, प्लस फर्म बी द्वारा सरकार को बिक्री प्लस फर्म बी द्वारा निर्यात अर्थात विदेशों को कितना निर्यात किया गया और प्लस फर्म बी का स्टॉक में परिवर्तन कितना है। इस सूत्र के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, फर्म बी के उत्पाद का अंतिम मूल्य। तो फर्म बी द्वारा फर्म ए को कोई बिक्री की गई है क्या, देखिए नहीं की गई है, तो हमने इसको क्या कर दिया 0। ठीक है, फिर प्लस ये प्लस, फर्म बी द्वारा फर्म सी को कोई बिक्री की गई है, हाँ फर्म बी ने फर्म सी को 70 करोड़ का सामान बेचा है, तो हमने 70 करोड़ लिख दिए। फिर आगे फर्म बी द्वारा फर्म डी को बिक्री, फर्म डी को कितने का सामान बेचा, 40 करोड़ का, तो ये 40 करोड़ लिख दिए। फिर फर्म बी ने सरकार को कितने का सामान बेचा, फर्म बी ने सरकार को देखो 5 करोड़ का सामान बेचा, तो ये 5 करोड़ आ गया। फिर फर्म बी ने कितने का निर्यात किया, निर्यात कितने का किया है, देखो देखा कहाँ है आपका निर्यात, ये रहा, 30 करोड़ मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया, तो ये 30 करोड़ आ गया। प्लस फर्म बी का स्टॉक में परिवर्तन कितना है, यहाँ पे स्टॉक में परिवर्तन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है +0। ठीक है, तो अब हमने इसको जोड़ा तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया है, फर्म बी के उत्पाद का अंतिम मूल्य बराबर 145 करोड़ रुपए उत्तर। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया है कि फर्म बी के उत्पाद का मूल्य 145 करोड़ रुपए। अब प्रश्न दूसरा क्या है, सकल मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। सकल मूल्य वृद्धि मतलब पहले हमें फर्म ए की मूल्य वृद्धि निकालनी पड़ेगी, फिर फर्म बी की मूल्य वृद्धि निकालनी पड़ेगी और फिर सकल मूल्य वृद्धि निकालेंगे, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि क्या होती है, उसका सूत्र होता है जीवीए एमपी बराबर जीडीपी एमपी बराबर उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। ये हमारा सूत्र होता है, आपको पता ही है।
तो जीवीएमपी बराबर जीडीपीएमपी बराबर फर्म बी के उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद। तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, फर्म बी द्वारा की गई मूल्य वृद्धि निकाल रहे हैं हम। इस सूत्र से हम क्या निकाल रहे हैं, केवल फर्म बी द्वारा कितनी मूल्य वृद्धि की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्म बी के उत्पाद का अंतिम मूल्य का सूत्र क्या बना, फर्म बी द्वारा फर्म ए को कितनी बिक्री की गई प्लस फर्म बी द्वारा फर्म सी को कितनी बिक्री की गई प्लस फर्म बी द्वारा फर्म डी को कितनी बिक्री की गई प्लस फर्म बी द्वारा सरकार को कितनी बिक्री की गई, फर्म बी द्वारा निर्यात कितना किया गया और फर्म बी का स्टॉक में परिवर्तन, जो कि अभी अभी हमने निकाला था। तो फर्म के उत्पाद का अंतिम मूल्य 145 करोड़ रुपए आ गया था हमारा। ठीक है, तो अब यहां हम सूत्र लगा लेते हैं, जीडीपीएमपी बराबर उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। तो देखिए जीवीएमपी जीडीपीएमपी बराबर फर्म बी के उत्पाद का अंतिम मूल्य कितना है 145, तो मैंने 145 करोड़ लिख दिए हैं। फर्म बी द्वारा ए से कितने की खरीद की गई है 80 करोड़ की, जो कि हमारे प्रश्न में दिख सकता है आपको। ये देखिए फर्म, ये देखिए ए फर्म ने बी फर्म को 80 करोड़ का बेचा, इसका मतलब है फर्म बी ने ए से 80 करोड़ का सामान खरीदा है। ध्यान देना ये सीधा आंसर नहीं दिया हुआ है, इसने क्या दिया है, ए फर्म ने फर्म बी को 80 करोड़ का बेचा, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि फर्म बी ने ए से 80 करोड़ का सामान खरीदा। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया है फर्म बी ने 80 करोड़ का सामान खरीदा इसे। फिर है माइनस, तो माइनस फर्म बी ने सी से कुछ सामान खरीदा है, नहीं खरीदा, जीरो। फर्म बी द्वारा फर्म डी से भी कोई खरीद नहीं की गई है, तो इसलिए जीरो लिख दिया। फर्म बी से सरकार से कुछ खरीदा, नहीं खरीदा, जीरो। फर्म बी ने विदेश से कोई आयात किया है, नहीं किया, जीरो। तो ये आ गई है हमारे फर्म बी की सकल मूल्य वृद्धि। तो हमने दोनों प्रश्न निकाल लिए हैं। ये ध्यान देना, हमने दो प्रश्न कौन से निकाले हैं, फर्म बी के उत्पादन का मूल्य निकाला है और फर्म बी की सकल मूल्य वृद्धि निकाली है। हमने ए फर्म और बी फर्म की सकल मूल्य वृद्धि नहीं निकाली है। हमने यहाँ केवल इस प्रश्न में केवल इतना ही पूछा गया था कि फर्म बी के उत्पादन का मूल्य तथा फर्म बी की सकल मूल्य वृद्धि। अगर मान लीजिए वो पूछता कि फर्म ए की सकल मूल्य वृद्धि निकालिए, तो हम ऐसे ही इसको निकाल लेते। कैसे, जैसे हमने फर्म बी के उत्पाद का मूल्य निकाला है, तो हम फर्म ए का उत्पाद मूल्य निकाल लेते और फिर अंत में हम फर्म ए की मूल्य वृद्धि इसी तरीके से जैसे ये फर्म बी की निकाली है निकाल लेते। और फिर जैसे हमने शुरुआत के प्रश्न में देखा था कि सकल मूल्य वृद्धि क्या हो जाती, सकल मूल्य वृद्धि हो जाती हमारी, ये देखिए इधर, सकल मूल्य वृद्धि क्या हो जाती, सकल मूल्य वृद्धि हो जाती हमारी जीडीपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी फॉर ए फर्म प्लस जीडीपी एमपी फॉर बी फर्म। तो ऐसे पहले ए फर्म की सकल मूल्य वृद्धि निकालते हम, फिर बी फर्म की सकल मूल्य वृद्धि निकालते और उन दोनों को जोड़ देते, तो पूरी अर्थव्यवस्था की सकल मूल्य वृद्धि आ जाती। इस तरीके से आंसर होता अगर इसमें और आगे पूछा गया होता। मैंने अभी केवल फर्म बी तक ही सीमित रखा है इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न 6, निम्न सूचना के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र द्वारा अलग अलग बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि निकालिए, अर्थव्यवस्था की सकल मूल्य वृद्धि निकालिए और राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ये हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि क्या होती है, हम जानते हैं जीवीए बराबर जीडीपी एमपी बराबर उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। उत्पाद के अंतिम मूल्य में से अगर मध्यवर्ती लागत घटा दी जाए तो हमारी जीडीपी एमपी निकल के आ जाती है। अब तीन क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हमें तीनों क्षेत्रों की मूल्य वृद्धि अलग अलग याद करनी है। तो जीडीपी एमपी फॉर प्राइमरी सेक्टर, पी मतलब प्राइमरी सेक्टर है, एस का मतलब सेकेंडरी सेक्टर है और टी का मतलब टेरिशरी सेक्टर है। प्राथमिक क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि और तृतीय क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि। तो प्राथमिक क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि का सूत्र क्या होगा, इसमें बस प्राथमिक लगाते जाओ आप। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस प्राथमिक क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य कहाँ है, ये रहा 800 रुपए। ठीक है, 800 लाख रुपए, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह आ गया। प्राथमिक क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत कितनी है, देखिए ये रही 400 लाख रुपए, तो ये 400
तो 800 में से 400 गए तो 400 लाख रुपए आ गया है आंसर जीडीपी एमपी फॉर प्राइमरी सेक्टर। अब ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी एमपी फॉर सेकेंडरी सेक्टर बराबर द्वितीय क्षेत्र के, ध्यान रखना इसी सूत्र में हम अब द्वितीय क्षेत्र लगा देंगे सब जगह, तो द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस द्वितीय क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत। तो द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य कितना है 200 रुपए, 200 लाख रुपए, तो ये 200 लाख रुपए लिख दिया, फिर ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। द्वितीय क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत कितनी हुई 100 लाख रुपए, तो ये देखिए 100 लाख रुपए मैंने यहां से उठाई और यहां लिख दिए। ठीक है, ठीक है, ये मध्यवर्ती लागत ये है खरीदे गए मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। तो 200 में से 100 गए तो 100 लाख रुपए, तो हमारी ये द्वितीय क्षेत्र की जीडीपी एमपी आ गई। ऐसे ही हम तृतीय क्षेत्र की निकाल लेते हैं, जीडीपी एमपी फॉर टेरिशरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस तृतीय क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत, यानी कि तृतीय क्षेत्र के उत्पाद का मूल्य कितना है 300 लाख रुपए, तो मैंने 300 लिख दिया। तृतीय क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत कितनी है, मध्यवर्ती लागत में तृतीय क्षेत्र का है ये रहा, देखिए ये 50 लाख रुपए, तो 300 में से 50 गए तो 250 लाख रुपए। तो ये हमने निकाल लिए है प्राथमिक क्षेत्र की मूल्यवृद्धि, द्वितीय क्षेत्र की मूल्यवृद्धि, तृतीय क्षेत्र की मूल्यवृद्धि। तो हमसे पहले प्रश्न का ये आंसर हो गया है, प्राथमिक निकाल ली हमने, द्वितीय निकाल ली और तृतीय क्षेत्र की अलग अलग बाजार मूल्यवृद्धि हमने निकाल ली। ठीक, अब आगे क्या पूछा है प्रश्न में कि सकल मूल्यवृद्धि और निकालिए। तो सकल मूल्यवृद्धि क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में क्षेत्र कितने हैं 3, तो इन तीनों को जोड़ दो तो बस अर्थव्यवस्था की सकल मूल्यवृद्धि आ जाएगी। देखिए आगे, ये देखिए बाजार कीमत पर सकल मूल्यवृद्धि बराबर जीडीपी एमपी प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी एमपी सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी एमपी टेरिशरी सेक्टर। तो 400 प्लस 100 प्लस 250 बराबर 750 लाख रुपए उत्तर आ गए हैं अर्थव्यवस्था की बाजार कीमत पर सकल मूल्यवृद्धि। ठीक है, अब बात आती है राष्ट्रीय आय निकालने की। हमसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय निकालिए एनएनपीएफ से। तो एनएनपीएफसी निकालना है और हमारे पास है जीडीपी एमपी, क्या दिया हुआ है जीडीपी एमपी दिया हुआ है और निकालना है एनएनपीएफसी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख सूत्र आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये निकाल सकते हो। अब देखिए इन 3 सूत्रों का प्रयोग करके हम जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी का सूत्र कैसे बनाते हैं मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, तो मैं यहां बना देता हूं। तो ये देखिए एनएनपीएफसी बराबर दिया हुआ क्या है हमारे पास, ऑलरेडी हमने क्या ज्ञात कर लिया है जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी हमने ज्ञात कर लिया है, तो मैं यहां लिख रहा हूं जीडीपी एमपी से कैसे हम एनएनपीएफसी निकालें। तो यहां एन है और यहां जी है। अब हमने इस सूत्र में देखा था कि जी बराबर होता है सकल बराबर होता है शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, तो शुद्ध बराबर क्या होगा, अगर जी बराबर एन प्लस डेप है तो एन बराबर क्या हो जाएगा जी माइनस डेप। यहां एन का मतलब ध्यान रखना शुद्ध है क्योंकि ये पहला एन है, फर्स्ट एन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए। ठीक है, तो यहां हम माइनस लगा देते हैं और लिख देते हैं डेप। ठीक, ये डेप आ गया, यहाँ पे आप सूत्र में भी देख सकते हैं ये जीडीपी माइनस डेप मैंने लिख दिया है। फिर अब आगे यहां ये तो हो गया पहला हमारा, अब यहां एन है और यहां पे डी है, तो एन का इस सेकंड एन का मतलब क्या है राष्ट्रीय और डी का मतलब क्या है डोमेस्टिक। तो हमने अभी अभी देखा था 3 सूत्र वाले में कि राष्ट्रीय अगर निकालनी हो तो घरेलू में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़नी पड़ती है एनएफआई। तो हमारा ये सूत्र क्या बन गया कि एन बराबर डी प्लस एनएफआई, क्योंकि हमने अभी अभी देखा ना कि एन बराबर डी प्लस एनएफआई, यही हमारा सूत्र होता है। तो मैंने सिर्फ ये लिख दिया है प्लस एनएफआई, तो हमने ये एन भी हमारा हो गया। अब पी है तो पी तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां एफसी और यहां एमपी है, तो अब इसका क्या खेल। तो पहला सूत्र देखिए आप, यहां देखिए ये एमपी बराबर क्या होता है एफसी प्लस एनआईटी होता है, एफसी प्लस एनआईटी। तो अगर एफसी निकालना हो तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा एफसी बराबर एमपी माइनस का एनआईटी। अर्थात साधन लागत निकालनी हो तो बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दो तो साधन लागत आ जाती है। तो हम यहां सिर्फ क्या करेंगे माइनस का एनआईटी, ये देखिए ये आ गया।
ये जो सूत्र मैंने अभी अभी आपको बताया, ये सारा सूत्र ये रहा सारा सूत्र। ठीक है, तो जीडीपी एमपी हमारा सूत्र क्या बना राष्ट्रीय आय का हमारा सूत्र बना है एनएनपीएफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस का एनआईटी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, देखिए आगे। तो देखिए जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास मतलब देखिए प्रश्न में इसको कैसे लिखा गया है, प्रश्न में लिखा हुआ है मूल्यह्रास, तो लिखा नहीं उन्होंने डायरेक्ट, उन्होंने क्या लिखा, सभी क्षेत्रों का स्थिर पूंजी का उपभोग। तो स्थिर पूंजी के उपभोग को ही मूल्यह्रास का दूसरा नाम है, मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मूल्यह्रास को सभी क्षेत्रों का स्थिर पूंजी का उपभोग लिखा गया है प्रश्न में। फिर प्लस एनएफआईए क्या होती है, हमने पहले ही देखी थी, विदेशों से साधन आय माइनस विदेशों को साधन आय। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एनएफआईए का विदेशों से अर्जित साधन आय माइनस गैर निवासियों को प्रदान की गई साधन आय। तो ये गैर निवासियों को प्रदान की गई साधन आय और कुछ नहीं है, विदेशों को साधन आय को ही गैर निवासियों को प्रदान की गई साधन आय कहते हैं। ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर दिया हमने, फिर माइनस का चिन्ह, फिर कोष्टक चालू। कोष्टक क्यों चालू, क्योंकि एनआईटी है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान होता है। तो सभी क्षेत्रों द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष कर में से सभी क्षेत्रों द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता अगर घटा देंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। सभी क्षेत्रों का स्थिर पूंजी का उपभोग कितना है, 750 लाख रुपए। ये देखिए आ गया हमारे पास। जीडीपी एमपी कितना है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें। जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 750 लाख रुपए। तो ये 750 लाख लिख दिया, फिर ये माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह मैंने लगा दिया है। अब सभी क्षेत्रों का स्थिर पूंजी का उपभोग, तो देखते हैं कितना दिया हुआ है। मैंने यहाँ 80 लिखा है, हम इधर देख लेते हैं कितना है। तो देखिए ये रहा, सभी क्षेत्रों का स्थिर पूंजी का उपभोग 80। ठीक है, तो मैंने ये 80 यहाँ लिख दिया है। फिर प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, कोष्टक विदेशों से अर्जित साधन आय कितनी है, तो देखिए कितनी है, ये देखिए ये रही विदेशों से अर्जित साधन आय 10 लाख रुपए। तो मैंने ये 10 लाख रुपए यहाँ लिख दिए। फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। अब गैर निवासियों को प्रदान की गई साधन आय कितनी है, देखिए फिर से, तो ये रही गैर निवासियों को प्रदान की गई साधन आय 20 लाख रुपए। ये रही, इसको मैंने पुटअप कर दिया है यहाँ, ये 20 लाख रुपए। ठीक, फिर ये माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह आ गया। कोष्टक सभी क्षेत्रों द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष कर कितने हैं, देखिए सभी क्षेत्रों द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष कर ढूंढिए कहाँ है, ये रहे 50 लाख रुपए। ठीक है, तो मैंने ये 50 लाख रुपए यहाँ लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह, सभी क्षेत्रों द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता कितनी है, ये देखिए सभी क्षेत्रों द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता 20 लाख रुपए की है, दिख रहा है। तो मैंने यहाँ 20 लाख रुपए लिख दिया है, कोष्टक बंद कर दिया जैसा कि हमारे फॉर्मूले में है, और जब आंसर निकाला तो आंसर कितना आया, 630 लाख रुपए। तो इस प्रकार से हमने बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि 750 लाख रुपए निकाल ली, और राष्ट्रीय आय हमारी कितनी निकल के आ गई है, 630 लाख रुपए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न सूचना के आधार पर बिक्री की गणना कीजिए। ये थोड़ा उल्टा प्रश्न है, अभी तक हम मूल्य वृद्धि निकाल रहे थे, इस बार हमको बिक्री निकालनी। तो प्रश्न ये दे रखा है हमारे पास टेबल में, तो उत्तर में हमारा हम जानते हैं बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि का सूत्र होता है जीवीए एमपी बराबर जीडीपी एमपी, और कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का सूत्र क्या होगा, क्योंकि यहां दे रखा है प्रश्न में हमको बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। इसको अगर हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा उसमें बदलेंगे टर्मिनोलॉजी में, तो क्या बन जाएगा, कारक लागत मतलब एफसी, शुद्ध मतलब एन, और वैल्यू एडेड मतलब एनवीए। तो ये क्या बन गया, कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि को ही एनवीए एफसी कहते हैं, और एनवीए एफसी को ही एनडीपी एफसी कहते हैं। और कितनी दी हुई है एनडीपी एफसी, 1300 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ 1300 लाख रुपए लिख दिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जीडीपी एमपी क्या होती है, कैसे निकालेंगे जीडीपी एमपी, फिर से वही बात, जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे हम,
तो उसका सूत्र मैं वापिस से यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको कि जीडीपी एमपी बराबर एनडीपी एफसी से। ध्यान दें, एनडीपी एफसी हमारे पास दी हुई है, उससे हमें निकालनी है जीडीपी एमपी। क्यों निकाल रहे हैं हम जीडीपी एमपी? क्योंकि बिक्री निकालने के लिए हमें जीडीपी एमपी की जरूरत होगी, जो कि मूल सूत्र है वैल्यू एडेड मेथड का, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो एनडीपी एफसी यहाँ क्या है? शुद्ध है। यहाँ क्या है? ग्रोथ। तो सकल बराबर क्या होता है? शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। ठीक है। फिर यहाँ डी है, यहाँ डी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पी है, यहाँ पी है, ओके। लेकिन यहाँ बाजार कीमत और यहाँ साधन लागत है। तो साधन लागत में जब हम ये जोड़ते हैं एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो हमारे पास बाजार कीमत आ जाती है। तो इसी सूत्र को मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिए, ये रहा ये सूत्र। इसी सूत्र को मैंने यहाँ साफ अक्षरों में लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा कि जीडीपी एमपी बराबर एनडीपी एफसी प्लस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। तो आप देखिए, जीडीपी एमपी बराबर एनडीपी एफसी का मूल्य 1300 प्लस मूल्यह्रास कितना है? देखिए यहाँ पे मूल्यह्रास, ये देखिए, ये रहा। स्थिर पूंजी के उपभोग को ही मूल्यह्रास कहते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा आप मेरे पुराने वीडियोस देखें, मूल्यह्रास क्या होता है, ये सब मैंने बना रखे हैं टर्मिनोलॉजीज वाले, तो आप देखेंगे तो उनको आप समझ पाएंगे। राष्ट्रीय आय का विश्लेषण समझना है तो पुराने वीडियोस आपको देखना जरूरी है। तो स्थिर पूंजी के उपभोग को ही मूल्यह्रास कहते हैं। तो मूल्यह्रास का मान कितना हुआ? 80। फिर प्लस प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। तो अप्रत्यक्ष कर क्या दे रखा है यहाँ पे? नहीं दे रखा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? 0। फिर माइनस आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता कितनी दे रखी है? 60। तो मैंने यहाँ 60 लिख दिया है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये 0 माइनस 60 क्यों आया। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सूत्र होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, ये सूत्र होता है। ठीक है। तो इसलिए प्रश्न में अप्रत्यक्ष कर 0 दे रखा था तो हमने 0 मान लिया था, और अनुदान दे रखा है 60, इसलिए हमने 60 लिख दिया है। अनुदान को ही आर्थिक सहायता कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये 0 माइनस 60 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकल के आया? जीडीपी एमपी बराबर 1320 लाख रुपए। तो ये हमने क्या निकाल ली? हमारी जीडीपी एमपी। अब हम जानते हैं मूल्य वृद्धि विधि में जीडीपी एमपी का सूत्र क्या होता है? जीडीपी एमपी बराबर कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती लागत। ठीक है। और हमसे बिक्री ही पूछी है, ये सारी खिचड़ी हमने क्यों पकाई है? ये बिक्री को निकालने के लिए पकाई है। ठीक है। तो जीडीपी एमपी का मूल्य 1320 लाख रुपए, ये 1320 लिख दिया। फिर बराबर, तो बराबर कुल बिक्री तो हमें निकालनी है, तो कुल बिक्री मैंने ऐसे लिख दिया। फिर प्लस प्लस स्टॉक में परिवर्तन कितना है? फर्स्ट में देखें, स्टॉक में परिवर्तन -50, तो मैंने कोष्टक लगा के -50 लिख दिया है। फिर माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह। मध्यवर्ती लागत कितनी है? ये रही, देखिए, मध्यवर्ती लागत 700, तो ये 700 लिख दिया है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया? कुल बिक्री बराबर 1320, ये 700 माइनस और माइनस प्लस हो गए थे, तो 700 और माइनस के 700 और माइनस के 50 कितने हो गए? माइनस के 750। और जब ये सूत्र के दूसरी साइड में जाते हैं तो प्लस के 750 बन जाते हैं। ये इतनी गणित आपको आनी चाहिए। तो 1320 प्लस 750 बराबर कुल बिक्री कितनी आ गई है? 2070 लाख रुपए। तो ये हमारा प्रश्न 7 कंप्लीट हो गया है। तो हमारा ये मूल्य वृद्धि के सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। 7 उदाहरण देखे हमने इसमें। आपने, उम्मीद है, पुराने वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे हों तो राष्ट्रीय आय को समझने से पहले जो हमारे पुराने वीडियो हैं समष्टि अर्थशास्त्र के, उनको जरूर देख लें, तभी ही राष्ट्रीय आय की विधियां आपको समझ में आएगी। और जो वो 3 सूत्र मैंने बताए हैं, मैं अगली विधि में भी उनको बताऊंगा, आप उनको जरूर नोट करें और उनको समझने का प्रयास करें। उन 3 सूत्रों के द्वारा ही संपूर्ण राष्ट्रीय आय हम निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।